हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। कल के टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट का जो सॉल्यूशन है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक इस पेपर को डाउनलोड करके टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो लोग सीधे माय सीजी एग्जाम टेलीग्राम में जाके सर्च करिए या डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग टेस्ट दे दो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। पहला प्रश्न है कल का, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है? तो प्राथमिक अवस्था, उच्च प्राथमिक अवस्था, दोनों में, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, जिसे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड बोले या पेडागोजी बोले, ये जो सब्जेक्ट है ये आप लोग को अभी उतने अच्छे से सॉल्व करते नहीं बनेगा। इसका आंसर जो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पढ़ने से चार ऑप्शन देखिए समझ में आ जाता है, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन जो क्वेश्चन, जैसे ये पहला प्रश्न है, अब ये प्राथमिक अवस्था के बच्चे क्या होते हैं, उच्च प्राथमिक अवस्था के बच्चे क्या होते हैं, मतलब प्राइमरी स्टेज के बच्चे क्या हैं या अपर प्राइमरी स्टेज के बच्चे क्या हैं, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं ना। ये सब की पढ़ाई आप लोग बीएड में 2 साल करोगे। जैसे ही आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा, बीएड में एडमिशन होने के बाद फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं, सेकंड ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं और कुछ प्रैक्टिकल भी है, 2 प्रैक्टिकल और 2 प्रैक्टिकल। इसके अलावा कुछ सेमिनार्स भी होते हैं। सेमिनार फिर आप लोग स्कूल विजिट करोगे सीखने के लिए, कैसे पढ़ाया जाता है, ये सब सीखने के लिए। तो ये जो 6 सब्जेक्ट और ये 12 सब्जेक्ट है, इनमें ही तो ये सब चीज पढ़ोगे ना। ये बाल्यावस्था के प्रश्न है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आप लोग बीएड करने के बाद अच्छे से कर पाओगे जब आप लोग सी टेट या सीजी टेट के एग्जाम दोगे। सी टेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा आफ्टर बीएड, तब आप ये तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो अभी आपको नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 30 मार्क्स का है, इसको आपको मैनेज करना है। बाकी बचा 70 मार्क्स, उसमें मेहनत करिए। ये 30 मार्क्स को मैनेज करो। अगर इस 30 में आप 10 से 20 के बीच में अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो या 15 से 20 के बीच कर ले रहे हो सही, तो भी अच्छी बात है, बुरा नहीं है वो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे जिसको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर इस टेस्ट में जो मैंने पेपर डिजाइन किया है इस प्रकार कि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट है, आसान के क्वेश्चन को मैं डाला ही नहीं हूं, ठीक है, ताकि आपको पता तो चले क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आसान क्वेश्चन इस टेस्ट में नहीं है। आज के टेस्ट में पेपर में हो सकता है इजी क्वेश्चन भी है जिसको ऑप्शन के थ्रू आप कर पाओ। जैसे 1-2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप किस अवस्था में बच्चे को सिखाओगे समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराओगे, ठीक है। कंटेम्पररी इश्यूज जो है या प्रॉब्लम है, उस किस अवस्था के बच्चों को आप सिखाओगे। तो इसका सही आंसर है उच्च प्राथमिक अवस्था। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस मस्ट अडॉप्ट मेथड्स दैट प्रमोट, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को बढ़ावा देने के तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। तो रचनात्मकता, सौंदर्य शास्त्र, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य या उपरोक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान के बच्चों को शिक्षण देने के लिए आपको रचनात्मकता तो लानी ही पड़ेगी और आपके सब्जेक्ट में सौंदर्य शास्त्र भी होना चाहिए। सौंदर्य शास्त्र का मतलब होता है कि कितना सुंदर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, और रचनात्मकता का मतलब क्या होना चाहिए कि उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए। अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में कोई क्रिएटिविटी ही नहीं है तो बच्चे क्यों उसको पढ़ेंगे? अच्छा सोच के बताओ मुझे। अगर क्रिएटिविटी ही नहीं है तुम्हारे सब्जेक्ट में तो बच्चे क्यों अट्रैक्ट होंगे तुम्हारे तरफ, उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ेंगे? और आलोचनात्मक तो हमेशा होना चाहिए कि अगर जैसे मैं एक राजा के बारे में पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं एक जहांगीर के बारे में आपको पढ़ाना चालू किया अपने स्टूडेंट को, जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर के जो भी कार्य है, जो भी उसने कार्य किए हैं, उस कार्य में कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जो आलोचनात्मक होगा, मतलब उसमें क्रिटिसाइज किया जा सकता है उसके काम को। तो उसमें आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना है। ऐसा नहीं कि जहांगीर ने जो बना दिया है, जो पढ़ा, जो काम करके गया, वो सारे के सारे काम अच्छे होंगे। कुछ काम ऐसे होंगे जिसकी आपको आलोचना करना है। तो हर एक परिप्रेक्ष्य में आपको स्टडी कराना है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, जैसे मैं साइंस भी अगर पढ़ा रहा हूं आपको, साइंस ध्यान से समझना, साइंस भी पढ़ा रहा हूं, तो साइंस का जो डिस्कवरी है, जैसे एटॉमिक बॉम्ब, ये जो है, ये साइंस का जो डिस्कवरी है,
इससे तो बहुत ही नुकसान है अपने को। फायदे तो हैं, नुकसान भी बहुत है। मोबाइल का जो नेटवर्क है, जिनसे रेडिएशन ट्रांसमिट हो रहा है, रेडिएशन से बर्ड्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खराब हो गए, है ना। इसलिए अब आपको बर्ड नहीं दिखाई देंगे सिटीज में। सिटी में देखना बर्ड मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, कौवा वहां दिखाई दे जाता है बड़ा मुश्किल से। अब बर्ड्स आपको सिटी में नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि हर एक सब्जेक्ट की आपको आलोचनात्मक जो परिप्रेक्ष्य है या उसका जो बिहेवियर है स्टूडेंट का, उसमें डालना पड़ेगा कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। इसका ज्ञान आपको देना ही पड़ेगा, ठीक। ये सब चीज आप बीएड में सीखोगे, जो मैं चीज बोल रहा हूं ना, ये बीएड के टीचर आपको सिखाएंगे, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल गया तो। कुछ लोग कल के वीडियो में भी कमेंट किए थे कि सर सब सिलेबस क्या है, पहला कमेंट था। कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर सब्जेक्ट के लिए बुक कौन सा पढ़े, और एक दो कमेंट आया था कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, मैथ्स का सिलेबस क्या है। ये सब मैं हर बार बता के बैठा हूँ, मैथ्स तो आ ही नहीं रहा है लेकिन लोग पूछ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से देखिए, कुछ भी चीज सीख रहे हो ना उसको स्टार्टिंग से सीखिए तो फायदा होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। निम्नलिखित अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है लर्निंग से आप क्या समझते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना भैया लर्निंग का मतलब क्या होता है। लर्निंग मतलब होता है हिंदी में सीखना, सीखना क्या मतलब होता है। बीएड में ना एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, लर्निंग क्या है, और इस लर्निंग के बारे में कम से कम 3 से 4 पेज लिखोगे। बीएड में लिखना बहुत पड़ता है, मैं पहले बता दूं, बीएड में बहुत लिखना पड़ता है। एक क्वेश्चन टोटल पेपर अगर 80 मार्क्स का हो रहा है तो उसमें 5 प्रश्न होते हैं, तो एक प्रश्न हो गया 40 नहीं 40 नहीं 20 मार्क्स का। क्या हो गया मेरे दिमाग को, 16 मार्क्स का। और एक एक क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा कम से कम 8 से 10 पेज में, कुछ लोग और ज्यादा लिखते हैं। तो इसको लिखने का भी तरीका होता है, आपके बीएड के टीचर आपको सिखाएंगे कैसे आपको 8 से 10 पेजेस लिखना है, कितना छोड़ छोड़ के लिखना है, कैसे लिखना है, सब सिखाएंगे आपको। लेकिन सोचिए अब एग्जाम में लर्निंग आ गया, लर्निंग का मतलब क्या है, तो आप लोग तब लिखोगे 3 से 4 पेजेस लर्निंग के बारे में। जहां अभी आप सीखना क्या है इसके बारे में मैं लिखने बोलूं तो 1 पेज नहीं लिख पाओगे, लेकिन जब बीएड में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में ही है लर्निंग, ठीक है। तो मुझे बताना कमेंट करके, ज्यादा से ज्यादा 10-20 शब्दों में बताना लर्निंग क्या है। लर्निंग मतलब सीखना। तो निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी गतिविधियां, एक्टिविटी कक्षा के बाहर आयोजित की जाती है। कक्षा के बाहर केस अध्ययन, स्थानीय दौरा जिसको फील्ड ट्रिप बोलते हैं, कोऑपरेशन जिसको हम लोग सहकारी शिक्षा बोलते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग ना कक्षा के बाहर जो सीखोगे वो फील्ड ट्रिप है, सीधा सीधा दिख रहा है फील्ड ट्रिप। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में रहोगे ना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल आपको ना फील्ड ट्रिप में बाहर ले जाया जाएगा। फील्ड ट्रिप में जैसे बिलासपुर के किसी कॉलेज में एडमिशन लिए तो बिलासपुर के आसपास जो अच्छा क्षेत्र होगा, जैसे कोई डैम हो गया है ना, वैसा आपको ले जाएंगे। रायपुर में पढ़ रहे हो तो रायपुर में हो गया, नया रायपुर के आसपास कोई क्षेत्र है वो आपको घुमाने ले जाएंगे फील्ड ट्रिप में, ताकि आप बाहर की जो एक्टिविटी है वो सीख सको। और बाहर जाओगे तो डेफिनेटली आप लोग कोऑपरेशन तो सीखोगे ही, आप लोग कोऑपरेटिव बनोगे, केस अध्ययन भी करोगे। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज भी होना ज्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे जो बुक में आंसर मिला वो फील्ड ट्रिप था, क्योंकि फील्ड ट्रिप सीधा सीधा लिखा है ना, फील्ड ट्रिप का मतलब ही होता है बाहर जाके सीखना। अब बाहर जाओगे कभी भी सीखने के लिए तो केस स्टडी तो सीखोगे ही ना, केस स्टडी आपको मिलेगा ही कुछ ना कुछ वहां पर, कि वहां के तालाब में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन थे, मछली मर रहे थे, केस स्टडी हो जाएगा एक। और कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, आपस में सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से आप क्या चीज सीख रहे हो, क्या चीज कर रहे हो, क्या नया कर पा रहे हो, वो कोऑपरेशन है, उसको सहकारी शिक्षा बोलते हैं, ये भी सीखोगे। लेकिन इसका आंसर मुझे बुक में लिखा हुआ मिला फील्ड ट्रिप, ठीक। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शैक्षणिक अधिगम अवधि का एक घटक है। अधिगम का मतलब लर्निंग, ठीक है, एकेडमिक लर्निंग टाइम। तो शैक्षणिक अधिगम अवधि, तो इसका आंसर हो जाएगा जब आप लोग एकेडमिक लर्निंग टाइम में आप क्या क्या चीज, एक कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट मतलब क्या चीज उसका पार्ट है। तो कंटेंट ओवरलैप, सक्सेस, इंगेज टाइम। तो जो शैक्षणिक अधिगम अवधि है उसका जो कंपोनेंट है, ये सभी उसके कंपोनेंट है, ऑल ऑफ दिस। कंटेंट ओवरलैप का मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनिए। कंटेंट ओवरलैप का मतलब जैसे दो ग्रुप है या बहुत सारे ग्रुप है
उस लोगों ने कंटेंट इकट्ठा किया किसी चीज के बारे में, कोई सब्जेक्ट के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में हो, जैसे आपने पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ कंटेंट इकट्ठा किया। तो ओवरलैप का मतलब है जो भी कंटेंट है उसमें क्या हो रहा है, अगर अब आप लोग एक दूसरे से शेयर करोगे, जैसे एक ग्रुप ए है, समझना है, ऐसे समझाता हूं मैं। एक ग्रुप ए है, इसने कुछ कंटेंट इकट्ठा किया किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी मैटर से रिलेटेड। एक ग्रुप बी ने इकट्ठा किया। अब इस कंटेंट को ओवरलैप कर दो, एक साथ मिला दो, और उनसे आप लोग कंपेयर करो कि आपने क्या इकट्ठा किया और आपने ए ने क्या इकट्ठा किया, बी ने क्या इकट्ठा किया, क्या दोनों में समानता थी, क्या दोनों में असमानता थी। तो ये आप लोग शैक्षणिक अधिगम अवधि के दौरान ही सीखोगे। इससे आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगा, आपका टाइम एंगेज्ड होगा सब्जेक्ट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक। तो एकेडमिक लर्निंग टाइम का मतलब क्या होता है, वो समय जब आप सीखते हैं। एकेडमिक में सीखना का तो बहुत व्यापक वर्ड है ना, सीखना, लेकिन यहां पर एकेडमिक पढ़ते समय, शैक्षणिक, जब आप शिक्षा पर ग्रहण कर रहे हैं तब आपने क्या सीखा उस समय में। पांचवा, निम्नलिखित में से किस अधिगम व्यवहार स्तर में परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण, रचना उद्देश्य शामिल है। संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। संश्लेषण का मतलब होता है कुछ चीज क्रिएट करना, बनाना। तो आप जब कुछ चीज बना रहे हैं अधिगम में, लर्निंग के समय, तो आपको परिकल्पना भी आप सीखोगे, आविष्कार भी सीखोगे, निर्माण भी सीखोगे। संश्लेषण, तो सिंथेसिस बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंथेसिस। ऑप्शन, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षकों को छात्रों को आलोचनात्मक विचारक बनने में मदद करने के लिए नियोजित करती है। आलोचनात्मक विचारक, मैंने आलोचना करने के बारे में थोड़ी देर पहले बताया, किस प्रकार से आप किसी थिंकर का या किसी भी रूरल का की आलोचक करोगे, है ना, किस प्रकार किसी रूलर का आप आलोचक करोगे, आलोचना करोगे। तो उस विधि का है ओपन एंडेड प्रश्न पूछकर। ओपन एंडेड का प्रश्न का मतलब क्या हो गया, आप किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई टीचर किसी चीज के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, तो आप सीधा, आपको ऑब्जेक्शन है तो आप सीधा क्वेश्चन कर सकते हो। वर्गीकृत एवं श्रेणीबद्ध करके, एक साथ इकट्ठे करके, उसको क्लासिफाई करके, ठीक है, अपना डिसीजन लेके आप किसी भी चीज की आलोचना कर सकते हैं। देखिए ये सब चीजें जो है ना, इस पे ऑप्शंस देख के कुछ चीजें आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस में लगेगा कि सब सही लगेगा, कुछ क्वेश्चन में लगेगा ये दोनों सही है लेकिन तीसरा सही नहीं है। जैसे मुझे लगा ऑप्शन ए सही है और बी सही है लेकिन सी सही नहीं है, मतलब तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता, है ना। लेकिन मुझे अब ए और बी में डाउट है, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही लग रहे हैं। तो इन दोनों में जो ज्यादा बेस्ट होगा वो आपका सही आंसर बनेगा। तो ये चीज आप तभी सीख पाओगे ना जब आप लोग बीएड कर लोगे, और बीएड भी ईमानदारी से करोगे। ठीक है, 50-60%, 70% लोग बीएड ईमानदारी से नहीं करते। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन मेथड। इनमें से कौन सा जो है एक समूह निर्देशित शिक्षण की विधि है, ग्रुप में निर्देशित शिक्षण विधि। तो ये दो चीज को देखो, संगोष्ठी और चर्चा। संगोष्ठी और चर्चा हमेशा, डिस्कशन और संगोष्ठी जो है ये कैसा होता है, ग्रुप में होता है। तो बी और सी सही है। ठीक है, बुद्धिशीलता, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये भी ग्रुप में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रुप में अगर आप पढ़ रहे हो, ग्रुप में आप डिस्कशन कर रहे हो किसी चीज के बारे में, तो क्या क्या विकास होगा। संगोष्ठी पॉसिबल है, चर्चा करना पॉसिबल है। संगोष्ठी तो आपको बीएड में जुड़ जाएगा ना, बीएड जैसे फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, सेमिनार संगोष्ठी ये रहेगा आपके सिलेबस में, सब्जेक्ट में। ठीक है, सिलेबस ओपन करोगे तो आपको संगोष्ठी मिल जाएगा, एक डिस्कशन मिल जाता है, ग्रुप डिस्कशन। डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें जब जिस बच्चे को डिसलेक्सिया से जो ग्रसित है ना, उसको पढ़ने में दिक्कत होता है। ये पढ़ोगे आप बीएड फर्स्ट ईयर में। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगम पद्धति में, उच्च प्राथमिक स्तर में, अब हम लोग जो बच्चों की स्तर है ना उसको विभिन्न भागों में डिवाइड कर देते हैं। प्राथमिक स्तर, फिर मध्य प्राथमिक स्तर, फिर उच्च प्राथमिक स्तर, फिर मिडिल, इस तरह से डिवाइड करके रखे हम लोग बहुत सारे। तो हम लोग बात कर रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर में। तो इस स्तर में किसी बच्चे को आप व्याकरण किस प्रकार पढ़ा पाएंगे,
तो उस बच्चे को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा और उदाहरण से आपको नियम समझाना पड़ेगा। पहले आप उदाहरण दोगे फिर नियम समझाओगे। देखो ये सब मेथड्स होते हैं, ये सब मेथड है, ये रिटन मेथड है। तो रिटन मेथड है, ये प्रैक्टिकली होता है। तो ये प्रैक्टिकली रिटन मेथड जो है ना आपको याद करना पड़ेगा। 10वां रिटन प्रैक्टिकल मेथड का मतलब क्या होता है, अगर जैसे कोई एक सब्जेक्ट है या कोई एक टॉपिक है जिसमें विश्लेषण हो रहा है या फिर उसमें आप प्रैक्टिकली करके हमको एक मेथड निकालना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि मैथ सिखाने का, गणित सिखाने का क्या तरीका होना चाहिए, मैथ सिखाने का कैसे मैं मैथ सिखाऊं बच्चे को। एक छोटा सा बच्चा है जिसको मैथ्स के स्पेलिंग भी नहीं आता, अब उसको एडिशन सिखाना है। एडिशन मतलब जोड़ना घटाना सिखाना है, जोड़ना सिखाना है। एडिशन मतलब जोड़ना सिखाना है। अब वो क्लास 1 का बच्चा है, उसको 2 और धन 3 को मुझे जोड़ के दिखाना है। तो अगर मैं उसको सबसे पहले एडिशन का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा ना कि जोड़ना क्या होता है, फर्स्ट क्लास में अगर मैं इसको जोड़ना क्या होता है सिखाऊंगा ना, तो बच्चा को ना ही इंटरेस्ट आएगा और ना ही वो सीख पाएगा जोड़ना क्या होता है। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं 2 और 3 लिख दूं, और एग्जाम्पल भी कैसे दूंगा, मेरे पास 2 चॉकलेट है, एक चॉकलेट ये और एक चॉकलेट ये, 3 चॉकलेट आपको और मिल गया, ये वाला ये वाला ये वाला। तो अब मेरे पास कितना हो जाएगा, तो अगर उसको काउंटिंग करना आता है, उसको नंबर का ज्ञान है, 1 2 3 4 5 6 उसको पढ़ना आता है, तो इस प्रकार वो जोड़ पाएगा 1 2 3 4 5, तब वो उसको आंसर आ जाएगा 5, और इसी का मतलब वो सीख जाएगा जोड़ना। अगर जोड़ना का डेफिनेशन जाके उसको दूंगा ना तो नहीं सीख पाएगा। समझ रहे हो, तो ये मेथड्स होते हैं और ये प्रैक्टिकल ही मेथड है, इसको आप लोग बीएड के दौरान जरूर सीखोगे। चलिए आ जाते हैं 10वें प्रश्न की ओर। किस विधि के अंतर्गत शिक्षक एक एक अंश को लेकर उसका अर्थ बताते हुए रचनाकार के विषय में जानकारी, उसकी भाषा शैली इत्यादि का ज्ञान देता है। तो डेफिनेटली ये व्याख्या विधि है। व्याख्या, टीचर क्या कर रहा है, उस सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको, उस एक एक अंश को लेकर उसका अर्थ बता रहा है, तो व्याख्या तो कर रहा है, प्रश्न थोड़ी पूछ रहा है, प्रश्न तो नहीं पूछ रहा है, ना ही वो आपकी तुलना कर रहा है। निगमन का मतलब नहीं, मुझे नहीं पता। निगमन का मतलब मुझे मिला डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है काटना, जैसे किसी सैलरी डिडक्शन हो गया, कट गया, तो यहाँ पर काट छाट भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब वो एक्सप्लेन कर रहा है, सब्जेक्ट टीचर क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट टीचर है वो क्या कर रहा है, एक एक अंश को उठा रहा है और उसका आपको अर्थ बता रहा है, रचनाकार के बारे में बता रहा है, विषय के बारे में जानकारी दे रहा है, उसकी भाषा शैली के बारे में दे रहा है। तो उसमें टीचर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को, एक्सप्लेन। तो ये एक्सप्लेनेटिव मेथड है। चलिए, प्रयोजन विधि के विचारधारा के जनक कौन है। इस तरह के बहुत सारे विचारधारा आप पढ़ोगे बीएड में, और उनके जनक किन्होंने इसके बारे में आपको जानकारी दी उसके बारे में पढ़ोगे। तो जो प्रयोजन विधि है इसके बारे में जानकारी किल पैट्रिक ने दी थी। आप जॉन डीवी के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उसी प्रकार अरस्तु के बारे में कुछ पढ़ोगे दर्शन में, लेकिन जॉन डीवी के बारे में बहुत कुछ पढ़ने मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का एज का रेंज क्या है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता। इसका आंसर है 2 to 6, 2 से 6 वर्ष के बाल्यावस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था सब्जेक्ट 1 है आपका, पहला जो सब्जेक्ट है बीएड फर्स्ट ईयर का, उसमें आप पढ़ोगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये पहले सब्जेक्ट का नाम है। अगला प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है। तो एनसीईआरटी आप लोग जरूर नाम सुने होंगे, जो लोग टीचर होंगे, जो पढ़ाते होंगे, ट्यूशन पढ़ाते होंगे बच्चों को, या किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, उन लोग एनसीईआरटी के बारे में तो जरूर सुने होंगे। इसका फुल फॉर्म भी देख लेना और मुझे भी कमेंट करके बताना। एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऐसा कुछ होना चाहिए, देख लेना एक बार, नेट में सर्च कर लेना और कमेंट करके बता देना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में बच्चों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब जो बच्चा कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा तरीके में फंसा हुआ है, तो आप एक शिक्षक के रूप में उस बच्चे को उस समस्या से कैसे बाहर निकालोगे। उसे इनाम देके, उसे सजा देके, कोई गलती कर दी तो सजा देके, मारपीट के, या समाधान प्रदान करके। इसी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए देखिए, मतलब अगर जैसे कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है, उसको अगर जैसे मैं 12th स्टैंडर्ड में बताऊं तो उसको इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रहा है या डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो रहा है, तो अब आपने उसको क्वेश्चन दिया, वो नहीं बना पाया,
तो आप उसको क्या करोगे, इनाम दोगे, सजा दोगे, उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, या उसी प्रकार का प्रॉब्लम और दोगे ताकि वो उस चीज को सीख सके। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या लग रहा है इसमें, सबसे अच्छा ऑप्शन, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या लग रहा है, बाय गिविंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व। उसी प्रकार का मैं उसको और प्रॉब्लम दूंगा। जैसे पहला प्रॉब्लम दिया, वो करके नहीं दिखा पाया, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर दूसरा दूंगा, फिर नहीं कर पाया, मैं फिर से सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर तीसरा उसी टाइप का दूंगा। अब ये तीसरे को अगर 50% भी कर ले तो उसके लिए अचीवमेंट है, मैं फिर से उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बना के चौथा क्वेश्चन सेम टाइप का दूंगा। अगर इसको 90-80% भी कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है, फिर से मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बताने के बाद पांचवा बड़ा और दूंगा एक क्वेश्चन, अब इसको वो 100% पूरा करके दिखाएगा। तो इसी चीज को तो बोला जा रहा है बाय गिविंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व। ठीक, ये सब चीज जितने चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये बीएड में आप सीखोगे, बीएड में। तो अच्छा, फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो बीएड किया नहीं है, फर्स्ट टाइम हम बीएड करने जा रहे हैं, तो हमको इस तरह के प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं हमारे एंट्रेंस में। इसलिए पूछा जा रहा है कि आप देख लो, यही चीज आपको जिंदगी 2 साल पढ़ने हैं, और एक टीचर बनने के बाद आप में ये गुण पहले से होना चाहिए। जो टीचर होता है ना यार, वो जरूरी नहीं कि बीएड किया हो, बीएड करने के बाद ही वो टीचर बने, गारंटी में दे रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। बीएड करने से क्या हो जाता है, और अच्छी चीज, आप और अच्छे चीजों से, अच्छे तरीकों से उस चीजों को सीख पाओगे कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक क्या होता है, बच्चा क्या समझता है, कैसे हम चीजों को आसानी से समझा सकते हैं, ये बीएड करने के बाद आप सीखोगे। ठीक है, लेकिन जो टीचर का क्वालिटी है वो आप में होना चाहिए पहले से ही, इसलिए इस सब्जेक्ट को डाला गया है प्री बीएड के एंट्रेंस में। समझ रहे हो चीजों को जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीखने का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लर्निंग। लर्निंग का मतलब पूछा जा रहा है आपसे। शिक्षक को सुनकर ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया है, रट कर याद करके तथ्य और सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है। काट दो इसको, जहां रट कर दिख रहा है ना पढ़ाई में, हटा देना उसको। पढ़ लिख कर जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है। डी देखो, हमारे विचारों, अनुभवों, अध्ययन इंद्रियों और साझा करने के माध्यम से ज्ञान, कौशल और स्वभाव प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग, मैंने बोला ना, लर्निंग एक बहुत बड़ा चीज है जिसको आप लोग सीखोगे। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है वही, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग से सीधा एक क्वेश्चन आ गया जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं। टीचर्स मेक्स यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, सीखने को सार्थक बनाने के लिए, शिक्षण पद्धति का पालन करने के लिए, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए। तो जो लर्निंग मटेरियल का उपयोग टीचर क्यों करता है, तो इसमें से सबसे बेस्ट होगा वही आंसर होगा। आंसर देखते हैं। मेक लर्निंग मीनिंगफुल, सीखने को सार्थक बनाने के लिए। लर्निंग विदाउट बर्डन शीर्षक वाली एक समिति की रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये तो अब आंसर देखो इसका क्या है, यशपाल। जो बुक का टाइटल है या रिपोर्ट का टाइटल है, अब उसमें क्या लॉजिक लगाना, उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जो टीचिंग है ना, इसे बहुत सारे रिसर्चेस होते हैं, बहुत रिसर्च होते हैं। आप लोग जब बीएड करोगे ना तो बहुत सारे रिपोर्ट के अध्यक्ष के बारे में पढ़ोगे, उस रिपोर्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उसको पढ़ोगे, उससे क्या कंक्लूजन हुआ वो ये सब पढ़ोगे, क्या प्रॉब्लम थी उसमें ये पढ़ोगे, सब चीज सीखोगे। ठीक है, तो और वही आपके सी टेट और सीजी टेट की जो एग्जाम्स होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा टीचर बनने के लिए, प्राइमरी स्तर और मिडिल स्तर पे, टीजीटी और पीआरटी बनने के लिए। तो ये सब आपके लिए बहुत काम आने वाला है जब बीएड करने के बाद। अब पूछा जा रहा है मैच्योरेशन क्या है। मैच्योर किसको बोलोगे, परिपक्वता क्या होता है। एक विकसित विकासात्मक प्रक्रिया है, अनुभवात्मक प्रक्रिया है, समाजीकरण प्रक्रिया है, समायोजन प्रक्रिया है। कौन सा प्रोसेस है, तो ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है।
परिपक्वता होता है इंसान धीरे सीखते 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 होता है, हमें हमें हमेशा विकास होगा। आप एक बार में मैच्योर नहीं होगे, आप चीजों को सीखोगे तो आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होगा। फिर कभी जाके एक हफ्ते 15 दिन बाद फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपकी उस चीज को सीखोगे। तो ये हमेशा क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, लगातार चलते रहेगा। स्कूलों को समाजीकरण का केंद्र माना जाता है क्योंकि वे बच्चों की मदद करते हैं नागरिकों के रूप में विकसित हो, मूल्यों और परंपराओं को प्राप्त करें, समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक बने, समाज को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करें। तो ये क्या है, एक्वायर वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। स्कूलों को समाजीकरण का केंद्र माना जाता है, सोशलाइजेशन समाजीकरण का मतलब, क्योंकि वो बच्चों में मदद करते हैं किस प्रकार, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, समाज के जो वैल्यूज और ट्रेडिशंस को वो सीख पाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो टफ रहेगा ही डेफिनेटली। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। अब देखो, ऐसे प्रश्न की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि जिसको आप ऑप्शन देख के समझा सकते हो, ऑप्शन देख के आपको टिक लगाना है। अब देखो, एक अध्यापक, टीचर के लिए सबसे बड़ा उसका दुश्मन क्या है, उसका प्रधानाचार्य नहीं, प्रिंसिपल नहीं होगा, उसके धन का लोभ, ये थोड़ा सा लग रहा हो जाए, उसका उद्दंड छात्र नहीं हो सकता, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। अब डी और बी में से कोई एक सही आंसर होगा। अब डी और बी में सबसे बेस्ट क्या है, उसके धन का लाभ केवल उसके टीचिंग करियर या उसके टीचिंग के स्टाइल को दिक्कत नहीं देगा, जो उसका अहंकार है, जो उसके अंदर गुण आने नहीं दे रहा है, सुधार नहीं आने दे रहा है, उसकी जो क्वालिटी है टीचिंग स्टाइल में वो आने नहीं दे रहा है। तो बीएड में हम टीचर के टीचिंग क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक, जटिल समस्या आपको प्रेरित करती है। जटिल समस्या आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अधिक कार्य करने के लिए, निराश करने के लिए, कम कार्य करने के लिए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए जटिल समस्याएं। तो जटिल समस्याएं अधिक कार्य करने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेगा, आपको निराश भी नहीं करेगा। एक टीचर एक टफ प्रॉब्लम दिया, जैसे आप सीबीएसई के बच्चों को अगर पढ़ाए होंगे, जो उनके पेपर का डिजाइन ऐसा होता है कि 30% मॉडरेट लेवल का आएगा, 40% एवरेज लेवल का आ गया, तो 30-40-70 हो गया, तो 30% टफ लेवल का आएगा, जटिल लेवल का आएगा, जटिल समस्या होगा ये। तो आपको निराश करने के लिए थोड़ी दिया जाएगा, कम कार्य करने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। तो मतलब आत्मविश्वास, आपके अंदर की आत्मविश्वास को बढ़ाएगा वो जटिल समस्या, कि आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या आ जाए उसको आप सॉल्व कर ही लोगे, ये आपको आत्मविश्वास देगा। ठीक है, जैसे अभी एसआई का परीक्षा होने वाला है, सब इंस्पेक्टर, तो उसमें 1500 मीटर की दौड़ कुछ समय में, कुछ नियत समय में, निर्धारित समय में आपको अचीव करना है 1500 मीटर। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए इससे ज्यादा की 3000 मीटर के, तभी तो एग्जाम के दिन, ये जटिल हो गया ना, कठिन काम, तभी तो एग्जाम के दिन आप 1500 मीटर दौड़ पाओगे। अगला प्रश्न है, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है दैनिक रूप से वाचनालय, लाइब्रेरी जाना, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों में समय बिताना, छात्रों में अधिगम सीखने की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। तो सी मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, ए और सी दोनों दिख रहा है, तो ए और सी इसका सही आंसर होगा कि टीचर को लाइब्रेरी जाके बैठना चाहिए, नए नए राइटर्स की बुक पढ़नी चाहिए, डिफरेंट जो शोध पत्र पत्रिकाएं होती है उनको पढ़ना चाहिए, छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थल जाना एक अलग बात है, एक अलग मुद्दा है। छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए उनके साथ नए नए प्रयोग करना चाहिए, टीचर को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट सीख नहीं पा रहा, उसके लिए मैं कौन सा प्रैक्टिकल करूं, क्या चीज करूं तो अच्छे सीख पाए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी। देखिए याद रखना, जब आप ऑप्शन टिक लगाओगे ना, तो वो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें पॉजिटिविटी हो, याद रखना पॉजिटिविटी होना चाहिए। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है सूचनाओं को रटवाने में, परीक्षा पास करवाने में, छात्रों के ज्ञान के संग्रह पर और विज्ञान विषयों के शिक्षण पर। तो अभी का जो टीचिंग चल रहा है ना, आप किसी भी सीबीएसई स्कूल जाके देख लेना, अधिकतर बच्चों को क्या किया जाता है, उसमें रटवाया जाता है। एक साल मैंने भी पढ़ाया है सीबीएसई स्कूल में, तो मुझे एग्जैक्टली पता है। आज से 4-5 साल पहले मैं भी एक स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, एक सीबीएसई स्कूल था वो, सेंट जेवियर, वहां मैंने पढ़ाया 1 साल। तो वहां पर बच्चों को रटवाया जाता है। तो आजकल यही चल रहा है कि कोई भी फैक्ट है, फैक्ट मिला, बच्चे को रटाओ।
मतलब नहीं पता उसको, उसको एग्जैक्टली नहीं पता दिल्ली सल्तनत क्या है, कैसे बना, क्यों हमारे भारत में कैसे मुस्लिम इन्वेडर मतलब मुस्लिम शासक आए, ठीक है, ये उसको नहीं पता है। उसको रट्टा मार के बैठा है, वो रट्टा मार के, वो भी क्या करता है, एसएसटी की बात करूं, सोशल साइंस की बात करूं, सोशल साइंस की जो लास्ट में, हर एक चैप्टर के लास्ट में लाइन से क्वेश्चन दिए होते हैं, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, 500 प्रश्न, 10 प्रश्न, इस प्रकार 10 प्रश्न दिए, वो 10 प्रश्नों को ही रटता है। उसको नहीं पता मुगल क्या है, उसको नहीं पता मौर्य क्या है, कुछ नहीं पता, रट्टा मारेगा। इसी प्रकार हम लोग जो छत्तीसगढ़ में जो पढ़ाई होती है उसमें मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो अंग्रेजी, अंग्रेजी आप क्या करते थे अपने टाइम में, याद करो अंग्रेजी कैसे पढ़ते थे आप। पीछे जो दिया है फिलप्स 10-12 ठो, वो फिलप्स याद कर लिए कि किसमें ए आएगा, किसमें एन आएगा, किसमें द आएगा, नहीं पता आर्टिकल का यूज क्या होता है, इवन मुझे भी नहीं पता, बस आपने रट्टा मार लिया कि इसमें ए आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, इसमें द आ रहा है। प्रीपोजिशन भी कैसे लगाते थे, इस प्रश्न में ऑन आ रहा है, रट्टा मार के गए, क्योंकि पता है हमको हमारे एग्जाम में तो वही प्रश्न आएगा, तो याद है ऑन लगाना है, किसमें इन लगाना है, किसमें ऑन टू लगाना है, प्रश्न याद करके जाते थे। तो ऑप्शन आपको, अब क्रिएटिविटी नहीं है ना हमारे सब्जेक्ट्स में। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में जो इंग्लिश जो पढ़े हैं सीजीबीएसई से, उनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है इस वजह से। तो क्या किया जा रहा है आजकल, स्कूलों में सूचनाओं को रटवाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है, तो यह कथन महात्मा गांधी का है। आज का लास्ट प्रश्न है, काफी टाइम हो गया और आपके जो मन में डाउट है ना, उसके लिए एक सेशन मैं करूंगा लाइव, कल करता हूं मैं, कल शाम को 7:30 बजे, कल हम शाम को 7:30 बजे ना यूट्यूब में लाइव जुड़ते हैं। जो भी आपके मन में डाउट है बीएड से रिलेटेड, कमेंट करके पूछते चलना, ठीक है, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा 7:30 बजे। देखते हैं 7:30 बजे, मैं लाइव तो कभी लिया नहीं हूं, सीखूंगा मैं भी, अधिगम सीखना, इसी को सीखना बोल रहा है, मेरे को भी सीखना पड़ेगा कैसे लाइव आना है, ठीक है। देखते हैं 7:30 बजे ज्वाइन करना आप लोग कल शाम को ना, सुबह नहीं, 7:30 बजे शाम को। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करोगे, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से आप तैयार करके जाओगे, कक्षा में जोर से बोलोगे, तो कक्षा में जोर से बोलो हटा देना, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करना, ये भी मुझे अच्छे नहीं लग रहा, ये दो हो सकता है ए और बी, इन दोनों में सबसे अच्छा क्या लग रहा है, बच्चों को कहानी सुनाकर आप क्या करोगे, ध्यान विकसित करोगे, या बच्चों में जिज्ञासा बनाओगे। जैसे जिज्ञासा का मतलब क्या है, ध्यान समझना, जैसे एक सब्जेक्ट है, मैं इसमें सपोज विज्ञान पढ़ा रहा हूं, साइंस पढ़ा रहा हूं, अब साइंस में मुझे सपोज लेना है इलेक्ट्रिसिटी, एक चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी बारे में पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने से पहले ही अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं बच्चों के मन में ऐसे जिज्ञासा उत्पन्न कर दूंगा ना कि बच्चे उत्सुक हो जाएंगे कि सब्जेक्ट सर पढ़ाएं और कंप्लीट करा है। तब हमारे मन में जो डाउट आ रहा है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या करंट होता क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आता कहां है ऑब्जेक्ट में, ठीक, तो ये बच्चों के मन में डाउट, एकदम से जिज्ञासा जाग जाएगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, कोई ऑब्जेक्ट में धनावेश कैसा हो गया, कोई ऑब्जेक्ट ऋणावेश कैसा हो गया, तो ये बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगा ना, तो अपने आप उनका ध्यान क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ही आप लोग मूवीज थिएटर में लॉन्च होता है, लगता है, उसके पहले ट्रेलर जारी कर देता है ना ये मूवी वाला, और पूरा जिज्ञासा उत्पन्न कर देगा कि वो हीरो अचानक से आके मर गया, फिर उसकी आत्मा ये वो, तो जिज्ञासा आ गया मन में, तो आप लोग अब वो मूवी कंप्लीट देखना ही चाहोगे, तो मन में क्या हो गया, जिज्ञासा उत्पन्न कर देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई थिंक समझ में आया होगा। तो 25 प्रश्न कर लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो भी डाउट है, जहां पर भी डाउट है कमेंट करना, और कल मैं 7:30 को लाइव आऊंगा, ठीक है, जो भी आपके मन में डाउट है उसको क्लैरिफाई करूंगा।